आज हम बात कर रहे हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की यानी भेल की। भेल के शेयर में आने वाले समय में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने निकल कर आया है उसमें एफआई की तरफ से ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। ये जो आंकड़े हैं बहुत ही शानदार है। दूसरी तरफ बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। आने वाला क्वार्टर वन बहुत ही बेहतरीन रहने की पूरी संभावना है। और आप देखोगे तो कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है, एक बहुत ही बड़ी मजबूत हैवी मशीनरी बनाने वाली सरकारी कंपनी है। और ये कंपनी वाकई में एक बड़ा हाथी है जो आने वाले समय में आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कितनी मजबूत है भेल और क्यों यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ पा रही है, क्या आने वाले समय में यहाँ पे शानदार प्राइस बढ़ सकते हैं, क्या ये स्टॉक आने वाले समय में 500 को टच कर सकता है या फिर ये आने वाले समय हमारे निवेश को बहुत ज़्यादा गिरा सकता है। तो एक एक करके उन सारी बातों को जानेंगे और लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे। कैसी है होल्डिंग एफआई की, डीआई की और म्यूचुअल फंड की, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर सिर्फ यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का ही निवेश है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक 49.50 पर क्लोज हुआ जहाँ पे 0.51% की हमें तेजी देखने को मिली। काफ़ी समय से स्टॉक दबाव में है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो 366 की प्राइस थी 7 दिसंबर 2007 को, यानी लगभग 400 के आसपास स्टॉक जाके आ चुका। उसके बाद में स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई। और आप देख सकते हो कि जब कोरोना की पहली लहर आई, बाजार में भयंकर गिरावट हुई, उस समय ये स्टॉक भी नीचे आया और 20 रुपीज़ का इसका लो बना 27 मार्च 2020 का। लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ा। अब यहाँ पे आपको 50 के आसपास मिल रहा है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। स्टॉक बहुत मजबूत है। कंपनी का आप देखो डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा नाम है, साथ में कंपनी हर तरह की मशीनरी बनाती है। आपको ये पता होगा, रेलवे से लेके एयरवेज के लिए, साथ में हैवी ट्रांसमिशन का काम कंपनी करती है। अब यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग 63.17% की है, जो जून तक बनी हुई है, यानी आपको कहीं पे भी चेंजेस दिखाई नहीं देगा। ये लगातार हर क्वार्टर से बहुत ही मजबूत होल्डिंग सरकार की बनी हुई है। इसमें कोई भी यहाँ पे गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की अगर बात करें तो 3.86% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको बढ़ा के 4% किया और जून आते थे एफआई की होल्डिंग 4.22% हो गई। तो आपने देखा होगा एफआई का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 6 महीने का। एफआई बाजार से लगातार पैसे निकाल रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे क्वार्टर दर क्वार्टर अगर यहाँ पे आपको भेल में एफआई की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि आने वाले समय में वाकई में भेल में तेजी आएगी। क्योंकि एफआई ऐसे स्टॉक में ही दाव लगाते हैं जहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट जल्द ही आगे जाने की संभावना, यानी शानदार बढ़ोतरी की संभावना हो। तो अगर हर क्वार्टर में एफआई आप अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे तो आपको भी निवेश कर ही लेना चाहिए भेल में, और इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के निवेश को बनाए रखें। ये स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है। यहाँ पे अगर हम डीआई की बात करें तो 13.80% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में घट के 12.67 हुई, फिलहाल इस बार 12.59 हुई है। तो मामूली सी होल्डिंग डीआई की घटी है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.89% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 1.57 हुई, फिलहाल 1.50% की होल्डिंग है। तो थोड़ी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड की भी घटी है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग दोनों की है। अब बात करेंगे हम जनरल पब्लिक की तो 19.17% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 20.16 हुई और फिलहाल 20.02% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी घटी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी, म्यूचुअल फंड और एफडीआई की होल्डिंग भी कम है, लेकिन एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और आपको इसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे जो नए म्यूचुअल फंड की इंटरव्यू वो भी देख लेते हैं। 30 जून के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 40.40 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.37% की होल्डिंग ली है। फिर आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी ऑर्बिटेज ने 33.32 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.25% की होल्डिंग ली है। फिर कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने 26.95 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.10% की होल्डिंग ली है। एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज़ ने 23.83 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.28% की होल्डिंग ली है। डीएसपी डायनामिक एसेट ने 3.63 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.08% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल आर्बिट्रेज ने 19.40 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.25% की होल्डिंग ली है। टाटा ऑर्बिट्रेज फंड ने 17.56 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.21% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी लार्ज कैप एंड मिड कैप ने 13.81 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.24% की होल्डिंग ली है। फिर यहाँ पे आप देखो तो कोटक बैलेंस एडवांटेज ने 3.72 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने 0.07% की होल्डिंग ली है। यूटीआई ऑर्बिटेज ने
9.72 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करें, 0.18% की होल्डिंग ले, तो आप देख सकते हो इंडिया के जितने बड़े म्यूचुअल फंड है सबका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो क्यों फिर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट घटा रहे, क्यों लोग यहाँ पे निवेश ना करें, जब इंडिया के बड़े बड़े चाहे SBI हो, कोटक हो, UTI हो, हर तरह की HDFC हो, टाटा हो, सब यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब वाकई में स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है, क्योंकि फिलहाल ये कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 47% का निगेटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 22% का निगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 23% का निगेटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 9% का निगेटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 4% का अप है, 1 डे के हिसाब से 0.61% अप है। तो आप देख सकते हो कि लगातार यहाँ पे आपको निगेटिव रिटर्न तो दिखाई देगा, लेकिन इस बड़ी गिरावट में मात्र 9% गिरा है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी मजबूत है। अब भेल की बात करें तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1966 की कंपनी है इंडिया की। इसका मार्केट कैप करीब 17,253.62 करोड़ रुपीज़ का है। अब Q4 की अगर बात करें तो कंपनी की टोटल जो इनकम थी वो करीब यहाँ पे आप देखोगे तो 8,181.72 करोड़ निकल कर आई थी, जहाँ पे 56.74% पिछले क्वार्टर में अगर देखें तो यहाँ पे 5,219.89 करोड़ रुपीज़ की इनकी टोटल इनकम हुई थी। और पिछले साल सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो 12.93% ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम करीब 7,245.16 करोड़ रुपये थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 901.14 करोड़ रुपये का बताया। तो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इनकम लगातार बढ़ रही है। अब भेल बहुत ही मजबूत कंपनी है। अगर इसका कारोबार देखें तो पावर ट्रांसमिशन का बिजनेस है, और साथ में कंपनी ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार करती है। कंपनी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी कामकाज करती है, साथ में ऑयल और गैस सेक्टर के लिए भी काम करती है, डिफेंस सेक्टर के लिए भी काम कर रही है। अब कंपनी की टोटल 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 2 रिपेयरिंग यूनिट है, और 4 इसकी रीजनल ऑफिस है, 8 सर्विस सेंटर्स है, और 8 ओवरसीज ऑफिस है, 15 रीजनल सेंटर्स है, 7 जॉइंट वेंचर्स है, और टोटल 150 प्रोजेक्ट फिलहाल इनकी साइट पे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितना मजबूत कंपनी का कामकाज है। अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि कंपनी 76 कंट्रीज़ में काम सर्विस देती है अपनी, और आप देख सकते हो कि 6 कॉन्टिनेंट्स में कंपनी का कामकाज है। सबसे बड़ी बात है कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट बनाती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी टर्बाइंस बनाती है, शिप बनाती है, बोट्स वेपन्स बनाते हैं, वार वेपन्स बनाती है, साथ में छोटे और बड़े बहुत सारे आप देखो तो एरोप्लेन्स बनाती है कंपनी, रेलवे के लिए कोच बनाती है कंपनी, रेलवे के लिए इंजन बनाती है। आप देख सकते हो कि हर तरह की बड़ी मशीन बनाती है। यहाँ तक अगर आप देखोगे तो बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर भी यही कंपनी बनाती है। तो ऐसे में भेल का कारोबार तो बढ़ने वाला है, और ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। मैं लगातार आपको इसमें बोला हूँ कि निवेश करके रखें, आने वाले समय में ये वाकई में बहुत तेज़ी से स्टॉक आगे जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट का इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है तेलंगाना में, और ये सबसे बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो भेल करने जा रही है। आप देख सकते हो तो कंपनी ग्रीन एनर्जी में भी सक्रिय है, और अब सोलर फ्लोटिंग पैनल बनाने जा रही है, यानी पूरे पानी के ऊपर एक सोलर पैनल फिट किया जाएगा, और वहाँ पे सोलर एनर्जी के लिए एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिजली की उत्पादन होगी। तो आप देख सकते हो ये NTPC के लिए इनको एक 100 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट मिला है। तो सोलर रूफटॉप के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। देख सकते हो कि कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है, और इसीलिए आपको इसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये EPC प्लेयर के मामले में कंपनी बहुत ही मजबूत है। कंपनियाँ की एक पूरे देश में ये लीडर कंपनी है। फिलहाल जो इनकी कैपेसिटी है वो 152 मेगावाट की है। सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि उन्होंने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया था बहुत ही शानदार था। आप देख सकते हो कि इनका रेवेन्यू 8.06 थाउजेंड करोड़ निकल कर, जहाँ पे 12.43% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 912.47 करोड़ निकल कर आई, जहाँ पे 188% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.32% रही, जहाँ पे 178% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन Q4 का रिजल्ट पेश किया। साथ में कंपनी में आप देखो तो लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। तो ऐसे में क्यों नहीं इस स्टॉक में दाव लगाया जाए। ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है, और गिरावट में आपके इन्वेस्टमेंट को बचा के भी रखेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लगातार मजबूत कंपनी बनी हुई है, और इसकी ऑर्डर बुक बहुत ही शानदार है। इसीलिए इसमें आपको निवेश करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बने। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये 500 को आराम से टच कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइड ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।